हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। यहाँ सिंपली हम लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो शॉर्ट में आरपीएससी बोलते हैं, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मैं नेट जेआरएफ 3 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ। गेट ऑल इंडिया रैंक 35, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम मेरा रैंक 2 था। और करंटली मैं स्कॉलर भी हूँ आईटी रुड़की में, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ मध्य प्रदेश में। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, इसका जीएस पार्ट जो था, जीएस जी के पार्ट, वो एग्ज़ाम हो चुका है। अब एग्ज़ाम जो होने वाला है वो सिंपली सब्जेक्ट रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाला है। जो लोग फिजिक्स के लिए अप्लाई किए फिजिक्स का एग्ज़ाम देंगे, जो केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का, जो फिर अपने विषय विषय का एग्ज़ाम उनका होने वाला है। ठीक है, तो उसमें दो पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। तो ये इन जनरल सभी के लिए है। ये चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, ये स्लाइड सभी के लिए यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि अपने सिलेबस को पूरे तरीके से देख लें, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसमें। और कोई भी पॉइंट जो है आप उसको इग्नोर नहीं करें। क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ यूनिट छोड़ के चले जाते हैं। कुछ यूनिट छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने वहां से आने वाले एक या दो क्वेश्चन की तैयारी नहीं की है। या तो आप वो छोड़ देंगे एग्जाम में क्वेश्चन को, या तो अटेम्प्ट करेंगे तो बिल्कुल गलत करेंगे, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसे छोड़ना और फिर वहां जाकर अटेम्प्ट करना, तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा और फिर आपका सिलेक्शन में बाधा आएगी। इसलिए टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, अभी आपके पास समय भी है। तो जो आप टॉपिक छोड़ के आ रहे हैं उसको भी आप प्रिपेयर कर लें, एटलीस्ट बेसिक्स जरूर पढ़ लें उसके। हाई लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है उस टॉपिक का जिसमें आपको मुश्किल आती है। उसके बारे में आप बेसिक जरूर तैयार करके जाएं, बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, आप जिस भी विषय का एग्जाम देने वाले हैं उस विषय संबंधित 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी, जैसे आप फिजिक्स का है तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का है केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स को आप जो पढ़ते होंगे। और रही बात अन्य विषयों के जो आर्ट्स के भी हैं उनके लिए भी है एनसीईआरटी जो आती है 11वीं और 12वीं के लिए। उसके क्वेश्चंस, उसके टॉपिक, उसके पॉइंट जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होता है प्रोफेसरशिप का, इसमें बेसिक्स से लेकर के नेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आप बीए बीएससी में पढ़ाई करते हैं या फिर 12वीं में पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। ठीक है, और जो लोग ये पार्ट इग्नोर करके जाते हैं वो कम से कम वहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन पीछे हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए आपको 11 12 की बुक्स को भी साथ लेके चलना है, और ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। मुश्किल से आपको, यदि आप 15 दिन देंगे, 10 15 दिन मुश्किल से, तो आपके बीए लेवल का, बीएससी लेवल का या फिर एनसीईआरटी आप आराम से उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे और खत्म कर पाएंगे। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप नोट कर लेंगे फटाफट से वहां से। ठीक है, इसके अलावा जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ऐसे एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको बड़े कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके जो एमसीक्यूज बनते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि सिंगल लाइन आंसर है, वो क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है बुक से। इसके अलावा सेट, यदि आपके स्टेट में सेट एग्ज़ाम कराया गया है रिसेंटली या पहले भी, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सेट सिंपली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो नेट के स्थान पर कराया जाता है स्टेट के लिए, स्टेट में, तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ज़रूर तैयार करें। और वहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी वहाँ की पीएससी ही कराती है, और पेपर जब बनते हैं तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो पैटर्न होता है सेट से सिमिलर होता है। ठीक है, तो आप सेट क्वेश्चन यदि पढ़ के जाएंगे तो और आपको वहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा जितने भी पीवाईक्यूज आपके नेट है, जो कि आप सभी लोग सेट या नेट क्वालिफाइड होंगे, और नेट की पढ़ाई करने वालों को मैं एक बात बता दूं कि जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी मतलब साइंस बैकग्राउंड से तैयारी एग्जाम देने वाले हैं, वो नेट का सेक्शन बी का जो पार्ट होता है उसको स्पेशली देखेंगे, स्पेशली उसके लिए जाएंगे। सेक्शन सी का जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप फोकस रखें सेक्शन बी पे, बिकॉज प्रोफेसर से एग्जाम में बेसिक्स आते हैं और नेट लेवल के बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। ठीक है, मैंने जो देखा है लास्ट ईयर्स में, हर स्टेट में, चाहे यूपी में हो, चाहे एमपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, हर जगह पे, हिमाचल में, हर जगह देखा मैंने कि सेक्शन बी लेवल के क्वेश्चन यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपकी तैयारी इनफ होती है प्रोफेसर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप फोकस रखें इस पर। ऑब्वियसली आप सब कुछ पढ़ें, लेकिन जो वो बता रहे हैं उसको फोकस रख रहे हैं। ठीक है, आपको फायदा ही मिलेगा इससे। और जो लोग आर्ट्स वाले हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इन लोग में, उनके लिए बोलूँगा कि आप वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ से भी मिले आपको आप पढ़िए, और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट जो है उसको आप देख करके जरूर जाएं। वैसे आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे इसमें तो सबकी तैयारी ऑब्वियसली होती ही है। मेन टॉपिक है ये, इग्नोर नहीं करना आपको। ठीक है,
BA BSc लेवल और NCERT लेवल के। इसके अलावा अदर स्टेट का जो एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है 3-4 साल में, उनके पेपर आप डाउनलोड कर लें पुराने, और उनको ज़रूर देख लें कि आपके सब्जेक्ट में कौन से टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और उस टॉपिक को ज़रूर तैयार करें जो हर एग्ज़ाम में हर तरह से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा PGT बोलते हैं ना, जो टीचर होते हैं 12th ग्रेड के, उनके एग्ज़ाम होते हैं जो सिलेक्शन के लिए, तो उसके पेपर भी आप देख लें। यहाँ से भी काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कुछ मिलते हैं आपके प्रोफेसर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये कैसा एग्जाम होने वाला है आपका, जहां पर आपको बेसिक से लेकर के हायर तक पूरा तैयारी रखना है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत अल्ट्रा बेसिक पूछ लेता है, तो आपको ये काम आएगा, और जब हाई लेवल पूछेगा तो आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है दोनों के लिए। कुछ लोग ये सिर्फ पढ़ के जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा, और ये पढ़ के जाएंगे तो भी उनका नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको ये भी तैयार करना है और ये भी तैयारी करनी है, ठीक है। सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको जहां से भी मिलते हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का। और यदि कोई टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है कहीं से अच्छी, तो उसको जरूर ज्वाइन करें और अपनी एक्यूरेसी को अच्छी करें, क्योंकि इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलने वाली है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग को ओवरकम कैसे करेंगे आप, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तब आप उसको नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। अदरवाइज आपने अटेम्प्ट बहुत सारे कर दिए और फिर नेगेटिव होता चला गया, तो भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। और यही तभी संभव है जब आप अच्छा कर पाएंगे, जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से ही सॉल्व करके गए रहे हों, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, आपके क्वेश्चंस में ऑप्शन पिक करने की, जो टिक करते हैं हम लोग ना कि एक ऑप्शन सही है गलत है, उसको पिक करना बड़ा मुश्किल होता है कि 2 ऑप्शन मिल जाते हैं सेम, तो कौन सा सही कौन सा गलत। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप यदि पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे, अपना माइंड बना के चलेंगे टेस्ट सीरीज में, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और निश्चित रूप से ये चीज़ें फॉलो करेंगे आप, तो आप देखेंगे एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अब सिंपली बात करें हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, कि जो स्टूडेंट्स या फिर जो एस्पेरेंट तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको मैं बता दूं सबसे पहले, ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है नेट, जेआरएफ एंड गेट, यहाँ लिखा हुआ है जेई या नीट, ठीक है। और प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर बीच में लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये जेई लेवल के क्वेश्चन पूछता है और नेट लेवल के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी इसकी, तब आप यहाँ पर स्टैंड कर पाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ यही पढ़ के जाते हैं तो भी सिलेक्ट नहीं हो पाते, कुछ लोग यही पढ़ के आते तो भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको इसका और इसका दोनों का मिक्सचर लेके चलना पड़ेगा, बेसिक्स के साथ साथ हायर क्वेश्चंस भी लेके चलने पड़ेंगे, तब आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ आप इग्नोर नहीं करें, ये मेरी एडवाइस है। वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, इग्नोर नहीं करना आपको कोई टॉपिक, ठीक है। NCERT आपको पढ़नी है 11th-12th की। जेई नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो बुक्स होते हैं, उसको जरूर एक बार पढ़ के जाएं। ओबी टंडन मैंने एग्जांपल लिख दिया है, आपको जो भी बुक मिल जाती है जेई नीट की तैयारी के लिए, उसको आप पढ़ें। आप 20 दिन के अंदर आराम से रिवाइज कर पाएंगे, 20 से 30 दिन के अंदर आराम से कई बार रिवाइज कर सकते हैं आप, यदि आपने एक बार ढंग से उसको पढ़ लिया। और मान के चलिए NCERT और जेई नीट से काफ़ी हद तक काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम ऐसा है जेई नीट का एग्ज़ाम, कि यहाँ पर आपको बेसिक्स तैयारी कराई जाती है, इनके बुक्स काफ़ी अच्छे और इजी लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा, आप देखेंगे जब एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से आए हुए क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से आप सभी की तैयारी ऑलमोस्ट होती ही है, सभी लोग आप नेट जेआरएफ या फिर गेट क्वालिफाइड या सेट क्वालिफाइड होते हैं, तो यहाँ पर भी आप रिवाइज करते रहें, लेकिन इसको जरूर पढ़ के जाएँ। और चूंकि प्रोफेसर एग्जाम में बेसिक के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो वन लाइनर टाइप के होते हैं, जो कि नेट में कभी नहीं पूछे जाते, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं वन लाइनर टाइप के। उसकी भी तैयारी के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने पड़ेंगे सेट एग्जाम के, और साथ में जेई नीट मैंने बता दिया उसको देखेंगे, और सॉल्व ऑल PYQs ऑफ नेट, स्पेशली गो फॉर सेक्शन बी के जो नेट क्वेश्चन आते हैं ना छोटे वाले, उनको भी आप काफ़ी फोकस करके पढ़ाई करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा सेम वही बातें अदर स्टेट PSC के लिए जो भी एग्जाम हुए हैं उनका, और 10th-12th ग्रेड टीचर का जो एग्जाम होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs आप इतने सॉल्व कर लो कि आपको वहां जाने के बाद कोई भी दिक्कत ना हो ऑप्शन और क्वेश्चन समझने में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आ जाती है तब, कि जब आप ऑप्शन में ही पढ़ते रह जाते हो कि 4 ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम दिखते हैं और आप पकड़ नहीं पाते क्या सही क्या गलत। तो ऐसे केस को बचने के लिए आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। तो आप अपनी तैयारी इस प्रकार से यदि रखेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी एग्ज़ाम में।
बात करते हैं स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो आपको बुक्स कौन से फॉलो करना है इस एग्जाम के लिए, तो पूरी शर्मा कालिया या फिर सिंपली अजय कुमार सर की जो बुक्स आती हैं बेसिक लेवल की। और इसमें क्या अच्छी बात है कि इसमें आपको बेसिक्स लेकर के हायर लेवल तक की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो आपको ये बुक्स पढ़नी है, ना कि आपको बहुत हाई फाई फॉर्मेटर की किताब पढ़नी है। जेई हुई वगैरह यहाँ पर काम नहीं आने वाली है सच। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि मीडियोकर रेंज की बुक पढ़िए जो बहुत ही बेसिक के साथ साथ बहुत ही एवरेज स्टडी को साथ लेकर के चल सके। ठीक है, एनसीईआरटी आपको 11-12 की पढ़नी है, इनऑर्गेनिक में खासकर, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो सिलेबस होता है एनसीईआरटी में और जेई लेवल का वो काफ़ी अच्छा होता है, और आपको यहाँ से बेसिक्स क्वेश्चंस जो मिलते हैं, बेसिक क्वेश्चंस वो आपको हर लेवल पे काम आते हैं। तो इसको जरूर रिवाइज करें और एक बार पढ़ करके जाएं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैम भी लिखा हुआ है, यदि आपको जैम के क्वेश्चन मिल जाते हैं इनऑर्गेनिक वाले, जैम के, नेट के और सेट के और जेई और नीट के, इतने क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करके जाएंगे तो आप देखेंगे 60 to 70% क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहीं से मिल जाने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर फोकस करना है, और एग्जाम का पैटर्न यदि पुराना देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको बायनॉर्निक, सीएफटी सिंपली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एमओ डायग्राम, स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, मेन ग्रुप से संबंधित जो आपके बोरेन्स हैं, सिलिकेट्स हैं, ठीक है, इस टाइप के जो पार्ट हैं यहाँ पर, और भी पार्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ देख लीजिएगा आप। एसिड बेस, इनर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जो कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, ईएएन, इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वहाँ पर, लेंथेनाइट, नाइट। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल हम करते हैं बीएससी लेवल पे ना, आयंस के टेस्ट वगैरह, उस टाइप के थोड़ा सा तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन मान लीजिए, ज़्यादा तो नहीं आते हैं लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपके प्रैक्टिकल संबंधित होते हैं। तो उसको आप देख लेंगे, कलर क्या होता है, स्पेक्ट्रा क्या होती है, और टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपको आराम से मिल जाते हैं। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ाई करनी है आपको, आप उसके बेसिक्स पढ़ के जाएं, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल किताबें हमें नहीं पढ़ाई जाती हैं एमएससी तक में भी, या न्यूक्लियर केमिस्ट्री किताब पढ़ लो या फिर ग्रीन केमिस्ट्री किताब पढ़ लो, लेकिन जो उसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री के और ग्रीन केमिस्ट्री के, वो आपको कहीं ना कहीं से नोट्स या फिर गूगल करके आपको अलग से नोट बना करके पढ़ लेना है। ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस पे जो है बेसिक से ही आने वाले हैं। बहुत हाई फाई क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इसके अलावा जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है उसको जरूर पढ़ के जाएं, और आप देखेंगे, आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पार्ट से मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो भी पीवाईक्यू में आए हुए हैं उसको तैयार करिए, उसके टॉपिक को तैयार करिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी नॉर्मल केमिस्ट्री की तैयारी इतना करने के बाद काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और पीवाईक्यूज तैयार करते करते उसको रिवाइज करते रहिए, और यदि आपके किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करिए, बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक का। ठीक है, रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान देंगे कि आजकल जो मैं देख पा रहा हूँ, जो प्रोफेसर को एग्जाम होता है सिंपली केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हाई लेवल की नहीं आती, वहाँ बेसिक लेवल की ही आती है। तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और वो एग्जाम में जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं कि मैंने पढ़ा ही नहीं है इसलिए मैं करूँगा ही नहीं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आजकल एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट काफ़ी एवरेज आ रहा है, या फिर बिलो एवरेज बोल दे तो भी गलत नहीं होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं आपके उसको पढ़ाई करके जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। यहाँ पर किताबें कौन कौन सी लिख दिया मैंने, इनमें सभी नहीं पढ़नी है आपको, आपको बस जो अवेलेबल हो या फिर जो अवेलेबल हो जाए उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, पीवाई ब्रूस सभी नाम जानते होंगे, पाउला यूरकानिस ब्रूस ये फॉरेन राइटर हैं, सोलोमन ये भी हम बीएससी लेवल में पढ़ते हैं, ये दोनों किताबें, इवन ये एमएससी में पढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये बीएससी लेवल पढ़ते हैं, और काफ़ी अच्छी किताब है ये, और काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं यहाँ से। जगदम्बा सिंह सर की जो किताब है ये भी अच्छी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों चीज़ आपको इस किताब से मिल जाते हैं। सिंह एंड मुखर्जी ये भी एक अच्छी किताब है, और यहाँ पर भी आपको बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं, और क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं यहाँ से भी। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी 11th एंड 12th वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। जेई नीट लेवल की बुक्स जो हैं एक बार जरूर पढ़ के जाए, मेरी बात ये माने कि जो बच्चे या फिर जो लोग जेई नीट की तैयारी वाली बुक्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो आप एग्जाम देकर आना तो आप मेरी बात को याद रखोगे, देखोगे कि इससे कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। आप बिल्कुल इस बात को इग्नोर ना करें। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है इस चीज़ को, उसके पीवाईक्यूज और उसके क्वेश्चन जरूर देख करके जाएं, आपको जरूर फायदा मिलेगा। फिर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ऑल पीवाईक्यूज ऑफ जैम, जेई, नीट, सेट एंड रीड रिलेटेड नोट्स।
जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं इस टाइप के, सभी के PYQs देखें और उनके जो नोट्स आपके पास बने हुए हैं उनको पढ़िए, और साथ में उसमें बेसिक पार्ट यहाँ से जो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जो आपको नोट्स में ना हो उसको नोट्स करिए, रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है। और GOC जो होती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, कौन कहाँ अटैक करेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको GOC मिलती है, तो आप GOC जरूर पढ़ के जाएं। रिएक्शन इंटरमीडिएट से क्वेश्चंस आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जहां आपको पूछा जाएगा कि कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है, नाइट्रीन यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर कौन सी रिएक्शन ये रिएक्शन जा रही है, किस पाथवे से जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली है। मैकेनिज्म और रीअरेंजमेंट, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाले हैं। ठीक है, मैकेनिज्म और रीअरेंजमेंट से। तो आप ध्यान देंगे कि जितने भी आपके रीअरेंजमेंट हैं वो सभी आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ के जाएं, और इतना प्रैक्टिस कर लें कि आप देखते ही पहचान सकें कि कौन सा रीअरेंजमेंट है और उसमें क्या होता है। ठीक है, और उसके बेसिक क्वेश्चंस और थोड़े से हाई लेवल के भी, नेट लेवल के भी, सेक्शन बी के एटलीस्ट पढ़ करके जाएंगे तो आपको जरूर फायदा इसमें मिलने वाला है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ पढ़ें मत, इसको पेन और कॉपी लेकर प्रैक्टिस करें। बिकॉज क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जाम में जाने के बाद हमारा पेन चलता ही नहीं है फिर, क्योंकि आपको वहाँ पर टिक करना है। ठीक है, और टिक करने के लिए आपको डायरेक्टली टिक नहीं करना होता, आपको सॉल्व करना है फिर टिक करना है, वरना 4 ऑप्शन ऐसे सेट किए रहते हैं एग्जामिनर ने कि आप जो भी टिक करोगे ना बिना लिखे, ज़्यादातर चीज़ें गलत हो जाती हैं फिर। तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन को एक बार ड्रॉ करके और उसके बॉन्ड जो भी तोड़ने हैं आपको, जो भी जोड़ने हैं जोड़िए तोड़िए, और पोजीशन सेट करिए, पोजीशन उसकी मॉलिक्यूल्स की, उसके बाद ही टिक करिए। वरना क्या होता है, हमें टच करना सेट करना होता है अल्फा पे, हम लगा देते हैं बीटा पे, लगाना है 1 पे, लगा दिया 2 पे। ये सब गलतियां बहुत माइनर मिस्टेक मानी जाती है, लेकिन इसका जो आपको नुकसान होता है वो बहुत बड़ा होता है। आप 2-4 नंबर से आप एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे तो आपको बहुत दुख होने वाला है। इसलिए ये सब गलती आप पहले ही करके पहले सुधार लीजिए उसको, ताकि एग्जाम हॉल में आपसे ये सारी गलतियां बिल्कुल ना हो। ठीक है। इसके अलावा नेम रिएक्शंस जो हैं, जितने भी फेमस नेम रिएक्शंस हैं उसको आप जरूर पढ़ के जाएं। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम नेम रिएक्शन। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और अदर रिएजेंट्स जो भी आप पढ़ते हैं वो जरूर पढ़ के जाएं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जैसे EZRS, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टोमर्स क्या होते हैं, आपस में रिलेशन क्या है, चेयर फॉर्म में स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें और ये जरूर पढ़ के जाएंगे आप। EZRS, इनेंशियोमर, डायस्टोमर, चेयर फॉर्म में स्टेबिलिटी ऑर्डर। और इसके अलावा जो हमारी बाईफिनाइल और एलियंस की होती है ना, उसमें निकालते हैं RS, वो भी पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक पार्ट है, सिंपली आपको बहुत हाई फाई नहीं पढ़ना है, बेसिक पार्ट में आप NCERT या फिर JEE लेवल बुक पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी हद तक यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाने वाले हैं। एमिनो एसिड में भी नीट लेवल का ही पढ़ना है, JEE लेवल का ही पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली ग्रीन केमिस्ट्री की बात रही तो वही बेसिक मैं बता चुका हूँ कि आपको ग्रीन केमिस्ट्री बेसिक लेवल का ही पढ़ना है। एरोमेटिसिटी भी आपको बेसिक और थोड़ा बहुत नेट लेवल का जो आता है, सिंपल ही आता है नेट में भी एरोमेटिसिटी से, आप देख लीजिएगा उसको। NMR, IR और UV, ये चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं उसमें JEE लेवल में, तो आपको ये जो पार्ट है ये आपको नेट लेवल का थोड़ा सा तैयार करके जाना है। बहुत हाई फाई नहीं, लेकिन हाँ इतना बेसिक आपको पता रहे कि आप वहाँ पर मॉलिक्यूल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन से मॉलिक्यूल में किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो नेचुरल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है और जो हेटेरोसाइकिल दिया हुआ है, उसके बेसिक क्वेश्चंस, उसके कौन से नेम रिएक्शंस हैं और उसको सिंथेसाइज करने के क्या मेथड हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा अच्छी बात बता दूं आप लोगों की कि यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आजकल थोड़े इजी आ रहे हैं, मीडियोकर आ रहे हैं। तो आप जो लोग इससे डर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, और ऑप्शन टिक करने से पहले, कोई भी ऑप्शन टिक करने से पहले चारों ऑप्शन को देख लीजिए कि पहला ऑप्शन सही आपको लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है देख लिया हमने, लेकिन दूसरा क्यों नहीं सही है, तीसरा क्यों नहीं सही है, चौथा क्यों नहीं सही है, उसके बाद ही पहले को टिक करें। यदि आपने पहला टिक कर दिया, पता चला कि नीचे जो है और उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार की चीज़ें ना करें कि जल्दीबाजी में आपने टिक किया और गलत हो गया। ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सिंपल, जैसे आप पढ़ाई करते हैं अभी तक वैसे ही करते रहिए। पूरी शर्मा पठानिया के बुक सभी फॉलो करते हैं, पढ़िए। NCERT 11th-12th, जेई नीट के लिए जो बुक आप पढ़ते हैं या फिर जानते हैं उसको ले लीजिए। मेरे हिसाब से ओपी टंडन सर की बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है जेई नीट के लिए, उसको आप पढ़ सकते हैं। और JEE जैम नीट सेट के लेवल के जो क्वेश्चन हैं आपके, और स्पेशली नेट में सेक्शन बी के, बहुत हाई फाई नहीं पढ़ना है, सेक्शन बी पढ़ना है, उसको आप तैयारी करिए। फिजिकल केमिस्ट्री में इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है, परेशान की जरूरत नहीं है। और जो लोग क्वांटम वगैरह पढ़ना चाहते हैं वो थोड़ा सा अपना स्टडी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं पढ़ करके।
ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारे आजकल वीडियोस बना रहे हैं लोग और बता रहे हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये आता है, वो आता है, बहुत टफ आएगा, ऐसा होगा। तो उसमें परेशान की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आजकल लोग बहुत सी आसान चीज़ को इतना टफ बना देते हैं कि बच्चे अपने आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने लगते हैं और एग्जाम में जाकर के बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए आपको इलॉजिकल और डिफिकल्ट क्वेश्चन से बचना है। जो क्वेश्चन लॉजिकल हो और एवरेज टाइप का हो, बहुत हाई फाई नहीं और बहुत बेसिक भी नहीं, वैसे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है आपको। आपको यदि डाउट हो मेरी बातों पर, आप पीवाईक्यू देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ क्वेश्चंस नॉर्मल और बेसिक लेवल के ही आते हैं। बहुत हाई फाई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन वहाँ नहीं आते हैं। वहाँ आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट चेक की जाती है कि आपको ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं। वैसे उनको पता है कि आप नेट से क्वालिफाइड हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके चेक किए जाते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट टाइप के नोट्स में नहीं पढ़ना है। सिंपल नोट्स रखिए और लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि ये सब आप करेंगे तो उसके लिए आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा ऐसा आप करेंगे यदि फालतू की नोट्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। बेसिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करिए, प्रिपेयर बेसिक्स वेल एंड कीप नेट लेवल नॉलेज इन योर माइंड। कहने का मतलब है आप जेई नेट की तैयारी करिए और साथ में नेट लेवल का भी नॉलेज अपने माइंड में रखिए। इससे आपको फायदा होगा। यदि क्वेश्चन एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप जाएगा तो ही आप उसमें आप कंट्रोल कर पाएंगे, और थोड़ा लो रहेगा तो भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इन बिटवीन जेई और नेट के बीच में पढ़ाई करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं एग्जाम के कुछ दिन पहले हमें लगता है कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, मैंने वो किताब नहीं पढ़ी, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। उसमें बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आपके लिए इनफ होने वाला है एग्जाम में। बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, जितना मैंने बताया उतना फॉलो करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। आप सभी लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू एवरीवन, गुड लक, थैंक यू।